हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्रो ऑफ फार्मा। तो आज ये हमारी शॉर्ट सीरीज का ये थर्ड वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। अब क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में आज हम लोग तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्लास के बारे में, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ जो ग्लासेस होते हैं उनकी कौन सी टेस्ट होती है, कंप्लीट इन डिटेल बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट किसके लिए, पेरेंटल के लिए। जो पेरेंटल फॉर्मुलेशन होती है उनमें कौन कौन से क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट जो है वो लिए जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। फिर एट द लास्ट हम लोग बात करेंगे स्टरलाइजेशन के बारे में। अब स्टरलाइजेशन में हम लोग क्या बात करेंगे, स्टरलाइजेशन में हम लोग बात करेंगे जितने टाइप के स्टरलाइजेशन है उनके क्या मेन पैरामीटर्स हैं, उनके क्या बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स हैं, उनके क्या केमिकल इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आप इन तीन कॉन्सेप्ट से एटलीस्ट मिनिमम दो क्वेश्चन तो आप पकड़ के चल सकते हो। आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, जीपैट एग्जाम में, ठीक है। तो लास्ट मोमेंट पे इस टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना है, तो आ जाओ फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट सबसे पहले टाइप्स ऑफ ग्लासेस, ठीक है। टाइप्स ऑफ ग्लास की अगर हम बात करें तो ग्लास हमें पता है कितने तरह की ग्लास होते हैं, टाइप फोर टाइप के। टाइप वन होता है, टाइप टू होता है, टाइप थ्री होता है, टाइप फोर होता है। सबसे पहले हमें इनका जो नाम है वो बहुत अच्छे से याद रखना है। हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होता है टाइप वन, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होता है टाइप टू, सोडा लाइम ग्लास होता है टाइप थ्री, और नॉन पेरेंटल सोडा लाइम या इसी को हम लोग जनरल पर्पज सोडा लाइम बोलते हैं, ठीक है। जनरल पर्पस सोडा लाइम ये हमारा होता है कौन सा, ये होता है टाइप फोर। तो इन चारों के नाम आपको याद रखने हैं। नाम से कभी कभी डायरेक्ट नेम से क्वेश्चन पूछा जाता है और नेम आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। टाइप वन हाईली रेजिस्टेंट, टाइप टू ट्रीटेड सोडा लाइम, टाइप थ्री सोडा लाइम एंड टाइप फोर नॉन पेरेंटेड सोडा लाइम। अब उसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन पे टेस्ट कौन से होते हैं, इनके लिए जो टेस्ट किए जाते हैं वो कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो जो टाइप टू है हमारा वही एक डिफरेंट है। बाकी सभी के लिए हम लोग पाउडर्ड ग्लास टेस्ट करते हैं, ठीक है। टाइप वन के लिए हम लोग करते हैं वाटर अटैक टेस्ट, और बाकी सभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाउडर्ड ग्लास टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि अब टेस्ट तो हमने किया, अब इसकी लिमिट कैसे हम लोग डिटेक्ट करेंगे कि वो टेस्ट में पास हो रहा है कि नहीं। तो वो क्या कर रहा है कि 0.2 नॉर्मल H2SO4, मतलब इतने ml 0.2 नॉर्मल H2SO4 अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो मतलब वो पास है, अगर नहीं हो रहा है तो मतलब वो फेल है, ठीक है। समझिए बात को। तो पाउडर्ड ग्लास में हमारे पास देखो, अब इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ एक बार। जो पाउडर्ड ग्लास तीनों है, टाइप वन टू, टाइप वन थ्री और फोर, इनके लिए कोई भी साइज का लिमिट नहीं है, ठीक है। इनके लिए साइज लिमिट नहीं है, मतलब किसी भी साइज का ग्लास हो आपको, अगर टाइप वन है तो 1 ml, टाइप टू है, टाइप थ्री है तो 8.5 ml, और टाइप फोर है तो 15 ml, ठीक है, ये होना चाहिए। बट जो सेकंड टाइप का है उसमें क्या है, उसमें आपकी साइज लिमिट है। साइज लिमिट का क्या मतलब है, अगर 100 ml या उससे कम है तो कितना होना चाहिए, तो 0.7 ml हमारा H2SO4 एब्जॉर्ब होगा। और अगर 100 ml से ज़्यादा है, मोर देन 100 ml है, तो कितना होगा, फिर होगा 0.2, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस आपको याद रखना कि अगर डायरेक्ट वहाँ से आपको ये देके पूछता है कि 250 ml ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास है, बॉटल है, तो फिर वहाँ पे आपको कितना आएगा, वहाँ पे 0.2 आएगा। अगर आप पूछे 50 ml है तो आपको 0.7 आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। और बाकी अगर आपके पाउडर ग्लास के लिए तो उनमें कोई भी ऐसी लिमिट नहीं है, उनमें आप 1 8.5 ml या 15 ml कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट। समझ। अब इनका यूज क्या क्या होता है कि बफर्ड एंड अनबफर्ड एक्वस एंड ऑल अदर सॉल्यूशंस। अगर आपसे पूछा जाए कि जो पेरेंटल सॉल्यूशंस होते हैं उनके लिए क्या यूज किया जाता है, तो टाइप वन जो होता है वो हमारे लिए पेरेंटल के लिए टाइप वन का यूज करते हैं हम लोगों के। बाकी बफर सॉल्यूशन जिसका पीएच क्या हो, 7 से कम हो। ड्राई पाउडर ओलियोजेनस प्रिपरेशन, इन सब के लिए हम लोग टाइप टू का यूज करते हैं। ड्राई पाउडर ओलियोजेनस सॉल्यूशंस के लिए हम लोग टाइप थ्री का यूज करते हैं। बाकी टैबलेट, कैप्सूल, ओरल एक्सट्रेक्शेबल लिक्विड, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट, जो मतलब नॉन पेरेंटल चीजें हैं उनको हम लोग किसमें रखते हैं, उनको हम लोग टाइप फोर में रखते हैं, जो कि जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास होता है, ठीक है। जनरल, ठीक। तो ये था हमारे पास टाइप ऑफ ग्लास, उनके टेस्ट और वो। इससे एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इन जीपैट एंड नाइपर दोनों में आपके एक क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिल सकता है, तो इसको अच्छे से इस टेबल को याद करके जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला टॉपिक जो कि क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। अब जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होता है पेरेंटल फॉर्मुलेशन के लिए, पहला टेस्ट होता है लीकिंग टेस्ट। क्योंकि जो पेरेंटल हम लोग करते हैं पेरेंटल फॉर्मुलेशन, उसमें क्या होता है कि जो लीक होता है ना, चीजें लीक नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए पैकेज इंटीग्रिटी टेस्ट जो लीकर के लिए किया जाता है, ठीक है। अब इसके लिए दो चीजें होती है, एक होता है हमारा एम्प्यूल्स में पेरेंटल फॉर्मुलेशन पैक किए जाते हैं, दूसरा होता है हमारे पास किसमें होता है, वायल्स या बॉटल्स में पैक किए जाते हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग टेस्ट किया जाता है। एम्प्यूल्स के लिए क्या किया जाता है, मिथाइलिन ब्लू डाई का यूज किया जाता है, ठीक है। डाई का नाम आपको याद रखना है, मिथाइलिन ब्लू डाई का यूज किया था, और इसका कंसंट्रेशन कितना होता है, 1% कंसंट्रेशन में हम लोग मिथाइलिन ब्लू डाई का यूज करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग वैक्यूम के साथ उसको वो करते हैं। फिर उसके बाद अगर उसमें से हमें क्या हुआ, डाई इंट्रूजन, डाई अगर अंदर चली गई तो मतलब क्या हुआ कि लीक है, तभी तो डाई अंदर अंदर गई है। दूसरा होता है वॉयल्स या बॉर्डर के लिए हम लोग क्या करते हैं, हैमर टेस्ट करते हैं। शार्प स्ट्राइक ऑन द बेस प्रोड्यूसेस अ वैक्यूम साउंड इफ इंटैक्ट। मतलब क्या है कि सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग बेस पे जो है हैमर से स्ट्राइक करेंगे तो जो शार्प, अगर हमारे पास क्या हो रहा है कि शार्पली वो हो रहा है,
हमारा शार्प स्ट्राइक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वैक्यूम साउंड पे, तो अगर वो इंटैक्ट है तो शार्प स्ट्राइक वैक्यूम साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इससे हम लोग वायल्स और बॉटल्स के लिए करते हैं, ठीक है। मेनली आपको क्या याद रखना है, मेनली आपको कुछ नहीं याद रखना, मेनली आपको इसका मिथाइलिन ब्लू याद रखना है एमप्यूज के लिए, हैमर टेस्ट याद रखना है वायल्स एंड बॉटल्स के लिए, ठीक है। बाकी इसको भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस इसको आपको याद रखना है, ठीक। पैकेजिंग इंटीग्रिटी की बात होगी। अगली हम लोग बात करेंगे क्लैरिटी। अब क्लैरिटी से हमें पता चलता है ना कि सॉल्यूशन कितना क्लियर है, जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है। अब क्लियर क्यों पता करना है सर, सॉल्यूशन को क्लियर क्यों? क्योंकि जब वो क्लियर सॉल्यूशन रहेगा तो उसमें अब होगा क्या, जो क्लियर सॉल्यूशन है तो उसमें जो पार्टिकुलेट मैटर है वो कम होंगे, और अगर आपका क्लियर सॉल्यूशन नहीं है, आपका क्या सॉल्यूशन, आपके उसमें पार्टिकुलेट मैटर ज्यादा होंगे। तो इसके लिए क्या क्या चीजें यूज करते हैं, इसलिए हम लोग यूज करते हैं नेफ्लोमीटर यूज करते हैं। कौन से मेथड के लिए? लाइट स्कैटरिंग। लाइट स्कैटरिंग मेथड के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होता है? नेफ्लोमीटर यूज होता है। बाकी आपका उल्टा काउंटर यूज होता है किसके लिए? लाइट एब्जॉर्प्शन एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के लिए। तो ये दोनों हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए आपके पास क्या है कि इसमें जो वो है, क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर आपका जो पार्टिकल साइज है, ठीक है, वो कितना है, 10 माइक्रोमीटर का पार्टिकल साइज है, उससे छोटा है, नॉट पार्टिकल साइज पर एमएल ऑफ 10 माइक्रोमीटर का पार्टिकल साइज है, तो वो कितना, 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10 माइक्रोमीटर का पार्टिकल साइज जो है वो 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 25 माइक्रोमीटर पार्टिकल अगर साइज है तो 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए नंबर इनका, ठीक है। इसका आपको याद रखना है, ठीक है, कि ये लिमिट है, एक्सेप्टेंस लिमिट, ठीक है। 10 माइक्रोमीटर पार्टिकल साइज है तो 50 से ज्यादा कम, 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 25 माइक्रोमीटर की पार्टिकल साइज है तो 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो आता है अपने पास स्टरलिटी टेस्ट। स्टरलिटी टेस्ट के लिए आता है कि हम लोग स्टरलाई है प्रोडक्ट की नहीं है। अब स्टरलिटी टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा पेरेंटल प्रोडक्ट है उसको हम लोग किस में रख देते हैं, उसको हम लोग कल्चर मीडिया में रख देते हैं। अब अगर कल्चर मीडिया में हमने रख दिया तो अगर कोई भी माइक्रोब उसमें प्रेजेंट होगा तो उस माइक्रोब की क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी, और उससे हमें पता चल जाएगा कि ये स्टेराइल नहीं है। अब इसके लिए दो चीजें होती हैं। एक होता है डायरेक्ट ट्रांसफर। डायरेक्ट ट्रांसफर मतलब हम लोग थायोग्लाइकोलेट मीडिया में डायरेक्ट हम लोग उसको ट्रांसफर कर देते हैं। इससे हम लोग एरोबिक एनारोबिक दोनों बैक्टीरिया के बारे में पता चल सकता है। फिर आता है सोयाबीन कैसीन मीडिया। सोयाबीन कैसीन मीडिया के लिए में हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं फंजाई के लिए, उसमें भी हम लोग फंजाई का यूज करते हैं। और इसमें भी जो सोयाबीन कैसीन मीडिया होता है इसमें भी हम लोग डायरेक्ट ट्रांसफर, इसमें भी डायरेक्ट ट्रांसफर ही होता है, ठीक है। उसके बाद आता है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन में क्या होता है, इसको हम लोग फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के लिए क्या चीजें यूज होती है, हमारे पास मेम्ब्रेन साइज जो यूज होता है वो क्या होता है, उसका जो पोर साइज होता है 0.45 मीटर। ये पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है, 0.45 मीटर का उसका पोर साइज होता है, तो उससे हम लोग उसको पास करके अंदर चेक कर लेते हैं, ठीक है। समझ गए बात को? तो ये बात हो गई अपने पास क्या, स्टेरिलिटी टेस्टिंग की। अब एक लास्ट टेस्ट आता है, क्या होता है, पायरोजन टेस्ट, ठीक है। पायरोजन टेस्ट में जो होता है वो अपने पास दो टेस्ट होते हैं। एक होता है ल्यूमिनस एमिगोसाइड लाइसेट, दैट इज लाल टेस्ट होता है। दूसरा होता है रैबिट पायरोजन टेस्ट, ठीक है। अब प्रिंसिपल जो होता है इसका पायरोजन टेस्ट मतलब क्या होता है, पायरोजन्स क्या होते हैं, पायरोजन्स होते हैं वो इंडोटॉक्सिन जो फीवर कॉज करते हैं, ठीक है। अगर जो ऐसे सब्सटेंसेज, ऐसे इंडोटॉक्सिन जो फीवर कॉज करें, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं पायरोजन, ठीक है। अब लिमोलेस हम लोग क्या यूज करते हैं, इसमें हम लोग यूज करते हैं कि हॉर्स सू क्रैब ब्लड डिराइव्ड रिएजेंट होता है, ठीक है। हॉर्स सू क्रैब ब्लड डिराइव्ड रिएजेंट होता है, और हमें मिलता कहाँ से, हमें मिलता है ल्यूमिलस पॉलीफेमस से। किससे मिलता है, ल्यूमिलस पॉली फेमस से मिलता है। फिर उसमें हम लोग टेस्ट करते हैं इसको, ठीक है। और ये जो होता है हमारे पास 5 to 10 टाइम्स ज्यादा लाइल टेस्ट होता है, 5 to 10 टाइम्स ज्यादा सेंसिटिव होता है रैबिट टेस्ट से, ठीक है। तो आपको बस नाम याद रखना है, और अगर आप याद रखना है तो इसका सोर्स याद रख सकते हो। दूसरा आता है पायरोजन रैबिट टेस्ट। अब रैबिट टेस्ट को इसमें हमारे पास होता है सबसे पहले प्रीलिमिनरी सैम टेस्ट होता है। जो सैम टेस्ट होता है ये प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है। इससे लिए हम ये हेल्दी रैबिट्स कंफर्म करने के लिए यूज होता है कि जो हम रैबिट्स यूज कर रहे हैं वो हेल्दी है कि नहीं है, उसके लिए यूज करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, ये इसमें ये होता है कि सैम टेस्ट में जैसे हमने किया तो रैबिट्स के अंदर हमने इंजेक्ट करा है, अगर किसी भी उसमें, ठीक है, रैबिट्स के अंदर वो हो रहा है क्या, 0.6 से ज्यादा का वेरिएशन दिखा रहा है, ठीक है, 0.6 डिग्री सेल्सियस का ज्यादा से वेरिएशन दिखा रहा है, तो हम लोग उसको यूज नहीं करें। ये सबसे पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है कि कौन सा रैबिट हमें यूज करना है। फिर उसके बाद हम लोग यूज करते हैं मेन टेस्ट। मेन टेस्ट में क्या होता है कि हम लोग रैबिट में डालते हैं ईच एनिमल के इंटरवल, फिर उसके बाद उसका टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं एवरी 30 मिनट्स पे, ठीक है। एवरी 30 मिनट्स पे टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं किससे, 3 आवर्स के लिए, ठीक है। अब 3 आवर्स के लिए उसको रिकॉर्ड किए। अब उसके बाद उसमें हमें पास कब होगा कि जो हमारा टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है, वो 0.6 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का जो है उसमें इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलना चाहिए, तब हमारा जो टेस्ट है वो पायरोजन फ्री हो जाएगा, तब वो पास हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको नाम याद रखना है, और ठीक है, बस कौन सा टेस्ट किसके लिए यूज़ करते हैं, ओके। अब नेक्स्ट जो सबसे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है, क्योंकि इस टेबल में बहुत कुछ है, काफ़ी चीज़ें इसी टेबल में समराइज है। क्या क्या है, सबसे पहले ड्राई हीट।
ड्राई हीट जो है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को ऑक्सीडेशन करता है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। इसका एप्लीकेशन किसके लिए, गैस सिलिंडर के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग, नीडल्स के लिए यूज करते हैं, ड्राई पाउडर्स के लिए यूज कर सकते हैं, ऑयल्स एंड फैट्स के लिए यूज कर सकते हैं, साथ में मेटल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी यूज करते हैं। अब इसका बायोलॉजिकल इंडिकेटर क्या है, बैसिलस सबटिलस वॉर्नाइगर, इसका जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर है वो कौन सा है, बैसिलस सबटिलस वॉर्नाइगर। और इसका जो केमिकल इंडिकेटर है वो है ब्राउन स्ट्यूल या बॉस-डी होता है, ठीक है। अब इसको पता कैसे करेंगे, इसको याद रखने के लिए मैंने जो ट्रिक याद लगाई थी कि जब देखो जो निग्रो होते हैं, अफ्रीकन निग्रो आपने देखा होगा, वो कैसे करते हैं, डार्क होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, डार्क होते हैं। तो हमने देखा कि जब वो अफ्रीकन निग्रो जो थे वो हीट में ड्राई हुए तो वो किस कलर में हो गए, वो निग्रो बन गया, निग्रो मतलब वैन नाइगर। और निग्रो होते किस तरह के हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, तो ब्राउन स्ट्यूब हो गया। तो इससे आप इसका बायोलॉजिकल एंड केमिकल इंडिकेटर इजीली याद रख सकते हो। अगला आता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में डीनेचुरेशन एंड कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन, ये क्या कराता है, डीनेचुरेशन एंड प्रोटीन का कोगुलेशन कराता है। इसमें हम लोग एक्वा सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ड्रेसिंग एंड रबर, इन सब के लिए इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर है वो क्या है, बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस है, क्लॉस्ट्रीडियम स्पोरोजिनस, ठीक है, बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस और क्लॉस्ट्रीडियम स्पोरोजिनस, ठीक है। और इसका जो केमिकल इंडिकेटर है वो क्या है अपने पास, स्ट्राइप पेपर्स, ठीक है। उसके बाद अगला हम बात करेंगे कि गैसियस स्टरलाइजेशन। गैसियस स्टरलाइजेशन क्या करता है, एल्काइलेशन ऑफ प्रोटीन करा देता है। ये क्या करता है, प्रोटीन का एल्काइलेशन करा देता है। इसको यूज करते हैं हम लोग डिस्पोजेबल सिरेंजेस के लिए, फ्रेजाइल रबर्स के लिए और रूम सर्फेसेस के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। इसका जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर है वो भी सेम ही है, बैसिलस सबटिलस वल्लाइगर है। बट इसका जो हमारे पास केमिकल इंडिकेटर है वो क्या है, रोएस सैचेट, ठीक है, रोएस सैचेट है। रेडिएशन की बात करें तो डीएनए एंड प्रोटीन डैमेज कराता है बाय यूवी और आयनाइजिंग रेडिएशन। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि आपको पता होना चाहिए कि आयनाइजिंग और एनानाइजिंग रेडिएशन आप कैसे पहचानोगे। तो देखो आयनाइजिंग में कितना वर्ड है, एक सिंगल वर्ड आ रहा है, ठीक है, आयनाइजिंग एक सिंगल वर्ड। और अगर अनआयनाइजिंग की बात करें तो इसमें दो वर्ड आ रहे हैं। तो इसको सिंपल सा आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो सिंगल वर्ड की रेडिएशंस होती है, लाइक आपका अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, ये आयनाइजिंग में आ जाएगा। बट जो डबल की होती है, लाइक यूवी हो गया, आईआर हो गया, ये किस में आ जाएंगे, ये आपका आ जाएगा नॉन आयनाइजिंग, सॉरी अनआयनाइजिंग में बोल रहा हूँ, नॉन आयनाइजिंग होता है इसको, ठीक है। ये क्या होता है यहाँ पे, वेट अ मिनट, ये होता है आपका नॉन आयनाइजिंग होता है। मैं अनआयनाइजिंग बोल दिया, सॉरी, ठीक है, नॉन आयनाइजिंग होता है, समझिए बात को। तो अब इसको मैं थोड़ा एक बार क्लियर करता हूँ, ठीक। तो रेडिएशन क्या होता है कि हमारा डीएनए प्रोटीन डैमेज देखने को मिलता है, ठीक है। प्लास्टिक सिरिंजेस के लिए यूज कर सकते हैं, ग्लव्स और डिस्पोजेबल्स के लिए यूज कर सकते हैं। इसका जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर है वो क्या है, बैसिलस प्यूमिलस है। और इसका जो केमिकल इंडिकेटर है वो क्या है, अपने पास डोसीमीटर से। उसके बाद अगली बात करें तो फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की बात करें तो फिजिकल रिटेंशन ऑफ माइक्रोब्स देखने को मिलता है। थर्मोलेबाइल लिक्विड्स एंड सॉल्यूशंस के लिए इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका जो सॉरी, यहाँ पे जो केमिकल इंडिकेटर है वो बबल पॉइंट टेस्ट यूज कर लेंगे। और हमारा जो वो है वो कौन सा है, स्यूडोमोनास सेरेटा स्पीसीज, ठीक है। स्यूडोमोनास में दो चीजें होती है, स्यूडोमोनास क्या होता है, स्यूडोमोनास डिमिन्यूटा होता है, और दूसरा जो आपके पास सेरेटिया है, सेरेटिया मार्सेसियंस होता है, ठीक, सेरेटिया मार्सेस, ठीक है, सेरेटिया मार्सेस। तो ये टेबल आप इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, इससे क्वेश्चन चांसेस हैं, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है बायोलॉजिकल एंड केमिकल इंडिकेटर क्वेश्चन आने का। और अगर क्वेश्चन आएगा तो मैकेनिज्म से आ सकता है, एप्लीकेशन से उतना कम चांस है, बट मैकेनिज्म, बायोलॉजिकल इंडिकेटर एंड केमिकल इंडिकेटर, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, समझिए बात को, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स हो गए। और मैं इसके बारे में आपको बता दूं, लाइक मॉइस्ट हीट का जो टेम्परेचर होता है हम लोग तीन तरह का यूज करते हैं। 115 डिग्री सेल्सियस प्रेशर पे कितने मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स के लिए। फिर हम लोग 121 डिग्री सेल्सियस पे यूज करते हैं 15 पीएसआईजी प्रेशर पे कितने मिनट्स के लिए, 15 मिनट्स के लिए। हम लोग 126 डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं 20 पीएसआईजी प्रेशर पे, ये कितने मिनट्स के लिए, 10 मिनट्स के लिए। और हम लोग यूज करते हैं 134 डिग्री सेल्सियस 30 पीएसआईजी प्रेशर पे कितने लिए, 3 मिनट्स के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद रखना, जो सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली यूज होने वाला है 121 डिग्री सेल्सियस 15 पीएसआईजी 15 मिनट्स। सेम चीज अगर हम ड्राई हीट के लिए एक बार देख ले तो 140 डिग्री सेल्सियस अगर हम कर रहे हैं ड्राई हीट तो कितने लिए करेंगे, 3 आवर्स के लिए। 150 कर रहे हैं तो हम करेंगे 2.5 आवर्स के लिए, ठीक है। अगर 160 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं हम तो ये हम करेंगे 2 आवर्स के लिए। और अगर 170 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं तो हम करेंगे 1 आवर्स के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्परेचर की टर्मिनोलॉजी थी जो आपको पता होना चाहिए, ओके। चलो, तो ये था कंप्लीट आपका क्वालिटेटिव टेस्ट, हमने बताया, सारी चीजें हमने बता दी आपकी कि क्या हमारे पास जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं वो मैंने बता दिया, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ में जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि एग्जाम से लेके सारी अपडेट्स, काउंसलिंग की सारी अपडेट्स मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डालता हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे डेली क्विज प्रैक्टिस हो रहा है, बहुत 15 to 20 पीवाईक्यूज आपको डेली वहाँ पे कराए जा रहे हैं। इंस्टाग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैं सारे इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट नोट्स हैं वो सारी चीजें मैं इंस्टाग्राम पे भी डाल रहा हूँ, तो वहाँ पे आप ये सारी चीजें जाके वहाँ से भी कर सकते हो। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, तो आप वेबसाइट से जाके सॉल्व कर सकते हो। और साथ में मैंने वन शॉट सीरीज भी डाल रखी, तो वो भी जाके देख लेना, ठीक है। तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।